नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। किसी भी पार्टी की अगर बात की जाए तो हमेशा उसकी ताकत उसके संगठन में होती है और संगठन का जो लीडर होता है वो पार्टी को एक दिशा देता है, तय करता है। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, उसके चेहरे की और 2024 के मिशन की कि किस तरह की उसकी तैयारियां हैं और बाकी दलों की क्या तैयारियां हैं इस पर। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं, कुछ समझ लेते हैं खबरों को कि बीजेपी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी को एक बार फिर से उम्मीद है कि उत्तर भारतीय राज्यों में उसका वोट बैंक और मजबूत होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम रहेगी। हमेशा से माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी तक का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हाल में हुए यूपी चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और पार्टी का मानना है कि जनता के फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपने संगठन की नई टीम बनानी है और इसके लिए मंथन भी करना है। तमाम चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के। जरा खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उसे रोकना किसी भी दल के लिए बड़ी चुनौती है। उसकी जीत की वजह है डबल इंजन की रणनीतियां और संगठन और बूथ स्तर पर की गई तैयारियां। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं, क्योंकि संगठन वाले इंजन की ओवरहॉलिंग अभी बाकी है। क्योंकि अब नए सिरे से जातीय समीकरण भी साधने हैं, इसलिए अभी से ये मंथन चल रहा है कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष किस जाति वर्ग से बनाया जाए। साथ ही प्रदेश की टीम में कई नए पदाधिकारी भी उसी के अनुरूप बनाए जाने हैं। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था। उनकी अगुवाई में बीजेपी को बेहतरीन सफलता भी मिली, जिसके इनाम स्वरूप स्वतंत्र देव सिंह को योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री बना दिया गया है। चूँकि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, इसलिए सरकार गठन के बाद से ही इसकी अटकलें शुरू हो गई हैं कि आखिर अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नया चेहरा कौन होगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इस पद पर ब्राह्मण नेता को बिठाया गया, इसलिए कई लोगों का तर्क है कि इस बार भी पुराना सफल फॉर्मूला अपनाते हुए ब्राह्मण को ही संगठन की कमान सौंपी जाएगी। तो कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बीएसपी के दलित वोट बैंक में गहरी सेंध लगाई है। उसका असर चुनाव परिणाम पर भी दिखा है। इसलिए इस वोट बैंक को साधे रखने के लिए किसी दलित को संगठन का मुखिया बनाया जा सकता है। हालांकि किसी भी तरह का प्रयोग और अप्रत्याशित निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करता है, इसलिए संगठन के सक्रिय पदाधिकारियों के मन में भी एक कौतूहल बना हुआ है कि आखिर में निर्णय क्या होने जा रहा है। सभी जाति वर्गों से कई संभावित नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि हाईकमान भी इस मंथन में जुटा है कि प्रदेश अध्यक्ष किस जाति से बनाया जाए। फिलहाल मंथन अभी भी जारी है और कई चेहरे वेटिंग लिस्ट में हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों और अधिकारियों को लक्ष्य सौंप चुके हैं कि 5 वर्ष के लिए जारी किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्प 2024 तक पूरे कर लेने हैं। अब बारी है कि सरकार के साथ समन्वय के लिए संगठन को सक्रिय किया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पर निर्णय हो जाएगा, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अभी उपाध्यक्ष पद को लेकर भी चेहरों का चुनाव होना बाकी है, क्योंकि A.K. शर्मा और दयाशंकर सिंह के मंत्री बनने से प्रदेश उपाध्यक्ष के 2 पद खाली हो गए हैं। इसलिए इन पदों को भरने के लिए भी नाम तय होना बाकी है। वहीं प्रदेश महामंत्री JPS राठौर भी मंत्री बना दिए गए हैं। तमाम आयोग और बोर्ड में पद खाली हैं। ऐसे में चुनाव में बेहतर काम करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को आयोग और बोर्ड में समायोजित करने के साथ ही वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां दी जानी हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये संगठन की नई टीम होगी, जो मिशन 2024 के लिए खास तौर पर काम करेगी। फिलहाल वेटिंग लिस्ट में से किसकी सीट कंफर्म होगी और किसको जगह नहीं मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ही मंथन करना है, कांग्रेस भी मंथन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी मंथन कर रही है, बीएसपी भी मंथन कर रही है। और संगठन में शक्ति होती है, हर कोई जानता है, लेकिन कौन अपने संगठन को किस स्तर तक मजबूत कर पाता है ये देखना होगा। और उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे आगे जो चेहरा रहने वाला होगा वो होता है प्रदेश अध्यक्ष का। वो कौन बनने जा रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीता अग्रवाल, नेता बीजेपी, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं सर्वेश पाठक जी की तरफ।
और उनसे हम जरा समझते हैं कि जब चेहरे तय किए जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कि एक बार फिर स्वतंत्र देव जैसा चेहरा दोबारा से चुन पाएगी? उसके सामने ऐसे चेहरे हैं जो मजबूती देंगे। सर्वेश्वर जी आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे इस पूरी गणित को, क्योंकि एक चेहरा तय होता है जो संगठन की धार को मजबूत करता है। ऐसे में स्वतंत्र देव के बाद क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक दूसरा चेहरा भी है जो एक बार फिर मजबूती देगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यह परिपाटी है कि वो हर वर्ग के लोगों को अपने पार्टी में जगह देती है और उनको आगे लेके आती है और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका देता है। देखिए, कोई एक व्यक्ति विशेष पे वो टिकी नहीं रहती है। जो भी कार्य सौंपा जाता है वो बहुत ही मनोयोग से उस कार्य का संपादन करता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए कब से जो मतलब जो नेतृत्व की बात की जाए तो पहले देखिए कि यूपी की अगर बात कर ली जाए तो राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए गडकरी जी। चलिए, आपकी आवाज थोड़ा सा मुझ तक कट के पहुंच रही है सर्वेश जी। हम कोशिश करते हैं कि जी हम कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क करने की। तब तक हम अनीता अग्रवाल जी से जवाब ले लेते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगी। अनीता जी, अब अगला चेहरा कौन होगा जो मजबूती देगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं उस पर नजर बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर दिल्ली के सिंहासन तक कि सिंहासन पर जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। तो अगला चेहरा कौन होगा? देखिए रविंद्र जी, हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हमारे यहाँ ये कहना कि कौन अध्यक्ष होगा कौन, क्योंकि यहाँ पे किसी परिवार का मामला नहीं है कि इसका बेटा बन जाए उसका बेटा बन जाए, किसी एक ने कह दिया। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो जो भी आए कार्यकर्ता बनेगा वो एक भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उसमें ये नहीं है कि हम तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। ये कहना कि हाँ पंडित बना देंगे दलित बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और कार्यकर्ता जो भी है वो सक्षम है। हमारे यहाँ यही चीज है कि कोई भी कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कैडर बेस्ड पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए ये कैंडिडेट जो संगठन जिसको तय कर देगा उसको सब कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं, जनता भी स्वीकार करती है, क्योंकि कार्यकर्ता जनता से जुड़ी हुई है। लेकिन कौन से चेहरे हैं जो स्वतंत्र देव की जगह ले पाए, क्योंकि उपाध्यक्ष के पद भी खाली हैं, अध्यक्ष के पद भी खाली है। तो ऐसे में कुछ चेहरे हैं जो आपके संज्ञान में आ रहे हैं जिनको धार दी जा सकती है, जिनको आगे लाया जा सकता है? रविंद्र जी, संज्ञान की कोई बात नहीं है, किसी भी कार्यकर्ता को बनाया जा सकता है। कोई हमारे ऐसा तो है नहीं कि इसका बेटा ही बनेगा या इसका बेटा बनेगा। किसी को बताइए, स्वतंत्र सिंह जो बने थे वो भी किसी के बेटे नहीं थे। उससे पहले क्या कहते हैं महेंद्र पांडे बने थे, वो किसी केशव मौर्य बने, वो किसी। तो हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। इसमें ये कहना लक्ष्मीकांत बापी बने थे, इसमें कहना कि कौन बनेगा कैसे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष पद किस आधार पर, योग्यता के आधार पर बनाया जाएगा या फिर ये देखा जाएगा कि जातिगत आधार से तय किया जाएगा? क्या देखा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता की हमारे यहाँ आपको शायद मालूम होगा, हम लोग हमेशा जी करके बुलाते हैं, फलां जी फलां जी फलां जी। कास्ट हमारे यहाँ लगती ही नहीं है, लेकिन अब जो है लोग कास्टिज्म में आने लग गए। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से राष्ट्र स्तर तक हर कार्यकर्ता बहुत अनुभवी है। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, ना जात देखी जाएगी ना कुछ, केवल कार्यकर्ता देखा जाएगा कि कार्यकर्ता कितना समर्पित। जी प्रदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस से प्रदीप सिंह अपनी बात रखेंगे, क्योंकि संगठन की हम बात कर रहे हैं, संगठन में शक्ति होती है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की भी हमने बात कर ली है और ये देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मजबूत स्थिति अपनी अपनी हर दल तय कर रहा है। आपका चेहरा कौन होगा? सर जी देखिए, चुनाव के परिणाम आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जी अब कुछ चीजें तय हो रही है। यहाँ से दिल्ली तक हमारा शीर्ष नेतृत्व तो प्रदेश के वरिष्ठ नेता बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जल्दी कोई निर्णय होगा और निर्णय होने के तुरंत बाद आपको पहला चैनल पर जनाब ये सूचना देंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन हो रहे हैं।
और निश्चित तौर पर ये मानिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम बुनियादी लगातार संघर्ष करते रहे। चुनाव परिणाम क्या है और किसकी पटना, ये अलग विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि 1000 रुपए का सिलेंडर कम कब होगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों के 20-25% बढ़ा दी गई है, वो कैसे कम होगी, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज कीमत दवाओं के मूल्य 25% से ऊपर बढ़ा दिए गए, ये कैसे कम हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज 105 रुपए का पेट्रोल जो हम भराकर अपने घर से जहां तक चलकर आ रहे हैं, ये कैसे कम होगा, ये महत्वपूर्ण विषय है। कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी, कैसे टेरी महाराज जैसे गुंडे गृह राज्य मंत्री का बेटा आज भी मूछें तरेड़ते हुए जेल से कचहरी अपनी पेशी पर आया है, और उसको जेल के अंदर 4 कूलर लगाए गए हैं, भोजन की व्यवस्था घर से दी जा रही है। प्रदीप जी, सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि वो अपनी रणनीति बना लेते हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष या बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो जमीनी स्तर पर काम करके लड़ाई जीत लेते हैं। आपके हाथ में 5 लड्डू होते हुए भी आपके हाथ से फिसल जाते हैं। बड़े मुद्दे, गंभीर मुद्दे आपके पास हैं, आप उनको भुना नहीं पाते हैं। तो बात तो संगठन की चल रही है ना, कि संगठन को कैसे मजबूत करेंगे। नहीं, संगठन तो रवि जी देखिए, जैसे ही अध्यक्ष पद का चुनाव और लगातार हमारी केवल अध्यक्ष नहीं, हम लगातार अभी भी हमारी समस्याएं चल रही है और जिले स्तर पर हमारी बैठकें चल रही हैं, और लगातार हम संगठन स्तर पर अपने काम कर रहे हैं। और 2-4-6 दिन में हमारा प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा, और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम निश्चित तौर पर आप पहला चैनल होंगे जिन्हें हम सूचना देंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौन है। जी, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि संगठन की भी बात चल रही है। नेताओं, भारतीय जनता पार्टी अपने विजन को क्लियर कर रही है। उनका कहना है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता बड़े पद पर पहुंच सकता है, यहाँ कोई बाधाएं नहीं है। लेकिन बाकी दलों में बाधाएं हैं, बाकी दलों में जो है ऊंचे स्तर पर बैठे लोग निर्णय लेते हैं कि किसको बनना है, किसको नहीं बनना है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब लोकसभा चुनाव की तरफ आपकी पार्टी बढ़ेगी तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखेगी, कैसे संगठन को मजबूत करेगी, जबकि कहा जाता है कि अखिलेश जो है वो तो निकलते भी नहीं है, लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं, निराशा आ जाती है लोगों में। रविंद्र जी, जी, अभी कल ही आप देखिए अखिलेश जी ललितपुर थे। उससे पहले जो है, जो हमारी इससे पहले वहां पर जो जेल में कार्यकर्ता बंद थे, जिनके ऊपर राजनीतिक द्वेष के चलते इन लोगों ने मुकदमे लगाए झूठे, उनसे वो मिलने गए। इससे पहले निरंतर जहां जहां पर भी जनता के मुद्दे उठाए जा सकते, हर जगह अखिलेश जी एक मजबूत ढाल की तरह खड़े हुए। अब मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं कि देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो मैं अपने पार्टी की बात करूंगा, एक दूसरे में राष्ट्रहित की बात करूंगा। आपको भी आजकल ऐसा नहीं लगता कि पूरे देश में केवल एक ही काम होता है, केवल इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। इन इलेक्शनों के जो एक अंधी दौड़ मची हुई है, इसमें हम जनता के जो मूल मुद्दे होते हैं उनसे भटक जाते हैं। ना हमें महंगाई का ध्यान आता, ना बेरोजगारी का ध्यान आता, ना ही अव्यवस्थाओं का कोई ध्यान आता है, क्योंकि हमें केवल एक चीज देखनी, हमें इलेक्शन लड़ना है। अगर मैं राष्ट्र हित में बात करूं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसकी हमारे यहाँ बेहद कमी। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप गौर करके देखिए, हमारे जितने सरकारी मशीनरी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब इन इलेक्शनों में ही खर्च होते हैं। अब मैं आपको अनीता जी की एक बात तो मुझे बड़ा हंसी आ रही थी कि हमारे यहाँ जाति नहीं देखी जाती, हम तो जी लगा के बात करते हैं। सच बात तो यह है कि इससे बड़ा झूठ मैंने अभी तक नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को किस पद पे रखना है, किसको टिकट देनी है, किसको कहाँ सेट करना है, केवल एक क्राइटेरिया है, वो है जाति, जाति और जाति। आपको बता दूं, कोई भी आपने इसमें योग्यता है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बंदे का बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कार्य क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक चीज का फर्क पड़ता है कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में आपकी जाति का कितना वोट है। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि इससे कहीं पर भी हम, अगर आप गौर करके देखें तो जैसे पहले कांग्रेस की बहुत बड़ा रूप कांग्रेस का ये भारतीय जनता पार्टी बन गई। आप देखिए, कांग्रेस पहले सब्सिडी देती थी। लेकिन अरविंद गुप्ता जी, शीर्ष नेतृत्व की जब बात की जाती, माना कि निर्णय शीर्ष नेतृत्व में लेता है,
लेकिन उनका कोई भी कार्यकर्ता इस बात की उम्मीद कर सकता है कि वो ऊपर जाके बड़ा पद ले सकता है, और स्वतंत्र देव सिंह इसका उदाहरण है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपके शीर्ष नेतृत्व की बात की जाती है, वो तो उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने की बात करते ही नहीं हो। वो तो कहते हैं मैं संतुष्ट हूँ। राष्ट्रीय राजनीति की आप सिर्फ बात करेंगे या राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे भी? क्योंकि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। रविंद्र जी, देखिए सीधी सी बात यह है कि हम अपने स्तर पे एक बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं। अगर आप गौर करके देखिए, 2000 का 22 का इलेक्शन है, इसमें वोट परसेंटेज भी हमारा अच्छा बढ़ा है, हमारी सीटें भी काफी बढ़ी और बहुत सी 50 से 60 सीटें ऐसी जिससे 2000 से कम का अंतर से हम लोग हारे हैं केवल। तो देखिए, हमने एक बहुत जबरदस्त टक्कर दी है। उसकी मेन वजह है कि अखिलेश जी ने एक तो सर्व समाज का साथ लिया, दूसरी चीज ये है कि उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस टाइम आप गौर करके देख लीजिए, जाटलैंड से बड़ी उम्मीदें थी, आपको नहीं मिल पाई वहां। देखिए सीधी सी बात है, मैं इसके लिए जनता जनार्दन है, जनता का जो भी आदेश है हम उसको, हमारे लिए वो आज्ञा की तरह है। हम ये नहीं कहते कि देखिए जहां आपकी कमजोरी है वहां आप जनता पर ये कह दो कि जनता जनार्दन है और जनता ने सोचा है। ऐसा क्यों नहीं कहता कि आप कहीं ना कहीं रणनीति में फेल हो गए? आप जिस बात पर भरोसा जता रहे थे, आपको जिन लोगों पर भरोसा था, वहां पर अमित शाह जी आए और सेंध लगा के चले गए। रविंदर जी, देखिए सीधी सी बात है, दो के बीच में इलेक्शन था, भाजपा और सपा के बीच में, तो जीतना तो एक को ही है, लेकिन वी डिड आवर लेवल बेस्ट। हमने बेस्ट खेला। हम ये नहीं कहते, हमें किसी तरीके वो नहीं है, हमने अपने प्रयास पूरे किए। वो बात अलग है कि दूसरे के प्रयास ज्यादा सफल हुए और वो सरकार बनाने में कामयाब हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रयासों में कोई कमी रह गई। और एक चीज आपको और बताऊं, समाजवादी पार्टी ने पूर्णतः प्रयास किए हैं। सर्वेश जी के पास हम आते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सर्वेश जी, आपकी बात चूंकि अधूरी रह गई थी, चूंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए हम आपकी बात को नहीं समझ पाए। हम चाहेंगे कि उस बात को आप पूरा करें, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। देखिए, मैं वही बात कह रहा था। मेरी आवाज आ रही है रविंदर जी? स्पष्ट आ रही है, बताइए जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, पार्टी का जो इंटरनल लोकतंत्र होता है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह करती है। उनका संगठन मजबूत है और वो संगठन पार्टी के लिए और देश की जनता के लिए भरसक प्रयास और पूरे मनोयोग से काम करता है। आप देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को देखें तो वो लगातार अपने आज जो नड्डा जी उनके पार्टी प्रेसिडेंट है, वो कभी पार्टी के कार्यकर्ता होते थे, तो उनमें पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी जाती है और वो पूरे तरीके से पार्टी के हर आदमी को इसका मतलब ये आगे बढ़ाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें, हमारी जो ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है, आप देख लीजिए तो माननीय सोनिया गांधी जी ने 1998 राजीव गांधी जी की मृत्यु होती है 1991 में। उसके बाद जो भी कांग्रेस का जो मतलब पीरियड रहता है, उसके बाद माननीय सोनिया गांधी जी पार्टी की जो कार्यभार संभालती है 1998। उसके बाद से आप देखें तो सोनिया गांधी जी के पास या राहुल गांधी जी के पास। आज हम 2022 में बैठे हैं और अभी भी यही रस्साकशी चल रही है कि आखिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसके पास रहे। जो G23 नेतृत्व जो है वो उनके पे सवाल उठा रहा है। दूसरी पार्टी अगर यूपी के देख ले, समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ, माननीय मुलायम सिंह यादव ही शीर्ष नेतृत्व में रहे और उन्हीं के पास पार्टी का कमान रहा। जितनी भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, क्षेत्रीय पार्टी बनी, जो उसका मुखिया है वही उसको पार्टी को आगे बढ़ाता, किसी दूसरे को उसको देने में बहुत डर लगता। अभी आप देखेंगे टीएमसी की बात कर लो, टीएमसी वहां पे भी ये रस्साकशी चल रही है। अभिषेक बनर्जी अब ये सवाल उठाना शुरू कर लिया है कि जब वन पार्टी वन पोस्ट की बात हो रही है तो ममता जी जो है वो मुख्यमंत्री भी है और पार्टी प्रेसिडेंट भी है। वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है इस परिपाटी से अलग दिखती है। अब यूपी की बात कर, जी बहुजन समाज पार्टी भी उसी को फेस कर रही है। जी, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी आप देख लीजिए, एक नई पार्टी अभी बन के उभर आई और सब उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो विकल्प के रूप में देखी जा रही है आम आदमी पार्टी, उसमें भी देखिए अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई शीर्ष नेतृत्व में दिखता नहीं है। आज क्या अरविंद केजरीवाल अपना वो जो पार्टी का प्रेसिडेंट है किसी और को बना सकते? नहीं बना सकते। उसी तरह अखिलेश यादव जी अभी जो यूपी की राजनीति में रस्साकशी चल रही है शिवपाल सिंह यादव जी को लेकर, तो वही पावर सेंटर का उनको डर लगता है।
लेकिन उसके उलट भारतीय जनता पार्टी हर समय अलग अलग लोगों को मौका देती है और उनको संगठन का दायित्व देता है और उन्हें विश्वास होता है कि जिसकी दायित्व दे रहे हैं वो पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए काम करता है। यानी भारतीय और उनका जनता रिजल्ट पार्टी जो है, संगठनात्मक रूप से काम करती है, चिंतन करती है, फिर बैठकर मीटिंग करती है, छोटे छोटे स्तर पर भी बात होती है और ऊपर से जो नीतियां बनाकर नीचे पहुंचाई जाती है उस पर पूरी संजीदगी के साथ अमल किया जाता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव जीते हैं, क्योंकि बूथ लेवल तक उसने मेहनत करी है। और 2024 का जो मिशन भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, 72,000 ऐसे कमजोर बूथ हैं जिनका सिलेक्शन किया और उन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बाकी दल कहां पीछे रह गए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संगठन में शक्ति किस तरह से संगठन को ऊर्जा से भरा जा सकता है, कौन से वो चेहरे हैं जो हर पार्टी को मजबूत करते हैं, उस पर किस तरह से चिंतन होता है, किस तरह से काम होता है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर सर्वेश से बात की, हम जाते हैं अनीता अग्रवाल से शुरुआत करते हैं। अनीता जी, बात यही चल रही है कि जिन चेहरों की आप बात करते हैं कि जातिगत आधार पर चेहरे तय नहीं होते, छोटा कार्यकर्ता भी ऊपर पहुंचता है, लेकिन जो बाकी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके उलट रणनीति एक जगह से बनती है और बाकी चीजें अमल में लाई जाती हैं। यानी कि मंथन होता है कि किस चेहरे को आगे लाया जाए, ऐसा नहीं कि एक तरफा है सारी चीजें। देखिए, ऐसा है जो जैसा होता है वैसा होता है। इन लोग के इनकी जो पार्टियां हैं, इनके केवल एक नेतृत्व तय कर देता है कि इसको होना है, इसको नहीं होना है। हमारे यहाँ देखिए, इतिहास देख लीजिए आप और उनका इतिहास देख लीजिए, इसमें कहने और सुनने की कोई बात ही नहीं है। आप ये बताइए, अमित शाह जी किसके बेटे रहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हमारे यहाँ? और हमारे, मैंने बताया, स्वतंत्र देव सिंह किसके बेटे रहे, मौर्य जी किसके बेटे रहे, हमने सारे फैसले तो जब डबल इंजन की बात की जाती है तो दोनों लोगों के फैसले की बात की जाती है। अरे नहीं, आप ये बताइए, हमारे यहाँ मूल कार्यकर्ता ही पार्टी का अध्यक्ष बनता है। जो मूल कार्यकर्ता है वही वार्ड स्तर से अमित शाह जी ने काम किया, वार्ड स्तर से उन्होंने जो मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं संघ से, वो ही आके प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन जो वरिष्ठ नेता है वो कहाँ है अनीता जी? नहीं, वरिष्ठ नेता, अरे आप यशवंत जी कहाँ है, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लीडर कहाँ है, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लीडर कहाँ है? नहीं, एक चीज सुनिए, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है वो मूल कार्यकर्ता नहीं है क्या? मैंने कहा मोदी जी भी पहले कार्यकर्ता, बाद में प्रधानमंत्री हैं। बड़े चेहरों की अनदेखी कर गए। प्रधानमंत्री वो भी पहले कार्यकर्ता ही थे, फिर वो प्रधानमंत्री हुए। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सब होता है, कार्यकर्ता की पार्टी है, हर चीज। लेकिन निर्णय तो ऊपर से होते हैं ना अनीता जी? होता, सदैव कार्यकर्ता रहता है। निर्णय तो ऊपर से ही होते हैं, पार्टी है, इसके बीच चेहरे तो ऊपर से ही तय होते हैं। मैं ये कह रही हूँ, दूसरी पार्टियां इसमें रिसर्च करती रह जाएंगी, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपनी पार्टी को देखे, जहाँ एक पितामह होता है, एक ही पिता होता है, जिसने कह दिया वैसी वो होना है। अब जैसे जो अखिलेश जी कह देंगे वो होंगे, पहले जो मुलायम जी कह देते थे वो होता था। अब इसी तरह गांधी परिवार में जो सोनिया जी कह देंगी वो होगा, जो राहुल जी कह देंगे वो होगा, बसपा में जो मायावती कह देंगी वो होगा। लेकिन इस पार्टी में आप बता दीजिए कि फला आदमी कह देगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। आपके यहाँ कौन चेहरे तय करता है? मैंने क्या ना, हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई भी कार्यकर्ता को बैठाया जा सकता है। हमारे यहाँ पूरी संगठनात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ पूरा सर्वदलीय डॉक्टर अरविंद गुप्ता आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी अरविंद जी बताइए। नहीं, नेताओं के साथ हमारे यहाँ बैठक होती है। अनीता जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का डॉक्टर। हमारे यहाँ एक अपनी संगठन कमेटी होती है, उसी में हमारे यहाँ तय होता है। हमारे यहाँ ये नहीं, अनीता जी सुन लीजिए, बंदे ने कह दिया और बन गया। ठीक है, आपकी बात रख ली आपने, मत उठाइए, आपकी बात सुन ली हमने। अरविंद गुप्ता जी, आप अपने गिरेबान में झांकिए। नहीं, अभी तो उन्होंने बात ही नहीं रखी। अरे अभी उन्होंने बात नहीं रखी अनीता जी, उनको बोलने तो दीजिए। अरे समाजवादी पार्टी पहले कह ठीक है, तो जवाब दे रहे हैं, परिवारवादी पार्टी है वो। अनीता जी आपकी बात हो गई, सुन तो लीजिए कम से कम, उसके बाद उनके जवाब सुनाइए, हम सुनने के लिए बैठे हैं। बोलिए अरविंद जी। देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी जो कहते हैं वही होता है, वैसे ही बीजेपी में भी इसका है, मोदी और शाह जी जो कहते हैं वही होता है। और आप इसका अब सुन बोल ले लीजिए अनीता जी, उनको बात रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, आपके पास आएंगे हम। अनीता जी उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास, तब आपसे जवाब ले लेंगे। अभी तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर हम ये मान चलते हैं कि ये कैडर बेस्ड पार्टी, देखिए वहाँ पर भी जी
केवल मोदी जी या शाह जी जो भी कह देते हैं सबको वही मानना होता जी। है। इसका उदाहरण आप जैसे यशवंत सिन्हा जी ले लीजिए, जी। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी ले लीजिए, चाहे वीरेंद्र कटियार जी ले लीजिए, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक बेचारे वो जिन्होंने पूरा मतलब मेहनत करी थी, वो उन्हें संरक्षक मंडल तक नसीब नहीं हो रहे। तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज एक और आपसे कहूंगा कि देखिए, लेकिन ये तो अरविंद जी आपके यहाँ से भी हुआ है ना, शिवपाल जी को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें दूसरी पार्टी बनानी पड़ गई। आजम खान जी जेल चले गए, उनसे मुलाकात करने तक नहीं पहुंचे, नाराजगी तक जाहिर की गई है। परिवारवाद का आरोप लगता रहा, परिवार के कई लोग आपसे नाराज हुए जो बीजेपी में चले गए। अच्छा एक बात बताइए, अब अभी हमारी अनीता जी कह रही थी कि परिवारवाद समाजवाद पार्टी में बहुत ज्यादा है। मैं कैसे मान लूं कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी में है, वरना अपर्णा यादव कैसे भाजपा में जाती? नहीं, उनका कहना है कि जो ऊपर जाता है कोई भी कार्यकर्ता ऊपर तक पहुंच पाता है, बाकी दलों में ऐसा नहीं होता। अगर कोई ये चाहे कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए तो नहीं बन पाएगा, वहां पर अखिलेश जी रहेंगे। देखिए मैं इस बात से इनकी जरूर मानता हूँ। यहाँ तो जेपी नड्डा जी बदले, गडकरी थे, कभी आडवाणी जी थे, लाल। एक बात आप बताऊं जी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, देखिए हमारा एक, अगर आप गौर करके देखिए, हर क्षेत्रीय पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा है जी। हम उसे राष्ट्रीय पार्टी के साथ उस ढांचे के एकदम हम मिल नहीं बैठा सकते। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी, जब हमारे हर बड़े स्तर पर होंगे, तो सीधी सी बात है जिम्मेदारियों का विभाजन हो जाता है। लेकिन जब एक क्षेत्र की पार्टी होती है तो वहां पे जिम्मेदारियों का विभाजन जो है वो हमारे मुखिया के पास ही ज्यादातर रहता है। ये हमारी एक तरीके से आप समझ लीजिए। अरविंद जी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो अखिलेश जी ने जिस तरह से पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, वो क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी या क्या कहना चाहेंगे उसे? जिस तरह से पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ली, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी? ऐसा नहीं लगता कि आधिपत्य जमाने के लिए वो काम किया? ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ। देखिए रविंद्र जी, ये सत्ता है, राजनीति है, तो यहाँ पर कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो कि कभी अच्छी लगती, कभी नहीं भी अच्छी लगती, लेकिन ये राजनीतिक द्वंद हमेशा चलता रहेगा और ये हर जगह है। आप बचाए संजय जोशी जी थे गुजरात में, आज बेचारे कहाँ चले गए? अब तो संजय जोशी जी से कहाँ चले गए? बिल्कुल जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे भाजपा। देखिए सीधी सी बात है, ये राजनीति है और राजनीति में आगे बढ़ना ही एक परंपरा है और उस परंपरा के लिए हमें किस तरीके से काम दाम दंड भेद जो भी करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं कमजोरी है और वही उसकी सजा जो है पूरा संगठन आपका आज भुगत रहा है। और ये चीजें छुपती नहीं है क्योंकि ये राजनीति है, इसमें जो भी काम आप करोगे उसकी तस्वीरें कैद होती हैं और जनता की आंखों में बसी रहती हैं। पर आज तो डिजिटल मीडिया है, बहुत तेजी से चीजें वायरल हो जाती हैं, तो इन चीजों से तो पार्टी को बचना होगा। खैर प्रदीप जी, आप कैसे मजबूत करेंगे अपने संगठन को? क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले तो वो खुद को एस्टेब्लिश करे, उसे अभी जमीन ही नहीं मिल रही है, और ऐसे में 2024 के भी चुनाव आ रहे हैं, चिंतन शिविर है, लेकिन कई पाले खिंचे हुए हैं। हर नेता ये चाहता कि वो ऊपर पद पे बैठ जाए। कैसे मजबूत करेंगे आप? कैसे चेहरे तय करेंगे? कैसे संगठन मजबूत होगा? अभी चर्चा हो रही थी, स्वतंत्र देव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, इनके समकक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो बड़े नेता का बेटा ना हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे अजय कुमार जी लल्लू, इनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या, देश के प्रधानमंत्री थे क्या, इससे पहले अध्यक्ष थे हमारे नेता श्री राजबब्बर जी, इनके पिताजी क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनसे पहले थे निर्मल खत्री जी, क्या इनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या रीता बबड़ा जोशी जी, इनके पिताजी संगठन का नेता उसको माना जाता है जो पार्टी को जीत दिलाए। प्रदेश अध्यक्ष की बात अभी आपने सुना की रवि है ना? अगर उपलब्धियां गिनानी है तो लल्लू जी की उपलब्धियां भी तो गिना दीजिए। आपने स्वतंत्र देव जी को ये बताया कि प्रदेश अध्यक्ष है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने साबित किया ना खुद को, उन्होंने खुद को साबित किया ना। आपने बार स्वतंत्र देव सिंह की चर्चा की और कहा समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव खानदान का क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गांधी के परिवार का था। और गांधी परिवार जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से कार्यकाल का कार्यकाल देख लीजिए, एक कार्यकाल रहा अटल और आडवाणी का जो 30 साल चला,
उसके बाद दूसरा कार्यकाल आया मोदी और अमित शाह का, जो लगातार चल रहा है। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता हो बताइए, आप बताइए, ये संघ परिवार के सामने कोई जवाब बोलता हो तो बताइए। प्रदीप जी थोड़ा सा पीछे अगर पहुंचे हैं, प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी सुनिए एक मिनट बात सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। ठीक है आप अपनी बात रखिए, हम आपको सुन रहे हैं, आपको समझ ले रहे हैं, आवाज पहुंच रही प्रदीप जी आप तक। हमारा जनता न्यूज में बड़ी लीडरशिप अपनी अपनी बात कर रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है मोदी और अमित शाह सुन तो लीजिए, अब हमें भी सुन लीजिए, किसी की हैसियत नहीं है तो सवाल खड़ा कर सके। हमें सवाल तो कर लेने दीजिए प्रदीप जी, ये आप सुनना नहीं चाहते सवाल? सवाल तो रवि जी आपने गलत उठाए। आप बताइए, स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी लल्लू है। अच्छा, हमने सवाल गलत उठा दिया, तो आप उसको सही कर रहे हैं। चलिए ये बताइए, हमने सिर्फ ये कहा कि स्वतंत्र देव जी को कमान सौंपी गई तो उन्होंने खुद को साबित किया ना, उन पर पार्टी ने भरोसा इसलिए किया कि जहां जहां कमजोर बीजेपी थी वहां वहां उन्होंने मजबूत करके मिसाल कायम की। आप अपनी उपलब्धियां गिना दीजिए आपने चेहरे की। बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है। उससे किसी चुनाव परिणाम से आप संगठन की मजबूती और कमजोरी की दृष्टि से आप नहीं दे सकते। आप 2014 से क्या 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी के वहां कार्यकर्ता नहीं थे क्या? उससे पहले उनकी शाखाएं नहीं लगती थी क्या? उससे पहले वो काम नहीं करते? वो लोग अटल और अडवाणी का जो जुड़ था क्या? आप ये आप अपनी मजबूती की बात करिए ना सर, आप भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाएंगे तो कैसे चलेगा? अपनी मजबूती की बात करिए, आप अपने संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? लल्लू सिंह के बाद कौन सा चेहरा है? मुझे तो लग रहा है कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, कोई है दूसरा चेहरा तो बता दीजिए। ऐसे आरोप लगाने से काम थोड़ी ना चलता। एक मिनट अनीता जी आते हैं, एक मिनट उन्हें बात रख लीजिए। ठीक है प्रदीप जी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। दूसरों की कमियां गिनाना बहुत आसान है, लेकिन अपने ऊपर चिंतन करना उतना ही मुश्किल काम हो जाता है। दरअसल हार जीत का कारण यहीं से तय हो जाता है कि हम सामने वाले की कमियां गिना रहे हैं या अपनी कमियां देख रहे हैं कि हम कहां कहां पर कमजोर साबित हो रहे हैं। यही बीजेपी की नीति है कि वो हर कदम पर, हर चुनाव में ये देखती है कि कमियां कहां रह गई, और बाकी दल शायद ये सोचते हैं कि बाकी दलों ने कमियां कहां छोड़ी हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक विजन होता है, मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है, शायद उसका अभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को बड़ा करती है, बड़े बड़े नेता उनके पहुंच जाते हैं कि तैयारी किस तरह से करनी है और पूरी रणनीति कैसे बनानी है, लेकिन बाकी दलों के नेता शायद बाकी अन्य जो छोटे चुनाव उनको गंभीरता से नहीं लेते। यही वजह है कि वो आज कहां खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वरूप को विराट बनाती जा रही है। संगठन की मजबूती और उसके लीडर की बात कर रहे हैं कि लीडरशिप का जो रोल अदा करते हैं नेता, वो चेहरा काफ़ी मायने रखता है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वेश के पास चलते हैं और वहाँ से हम बात को समझते हैं। सर्वेश्वर जी, बात ज़रूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, हम बहुत मजबूत हैं, हम संगठन स्तर पर बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब ज़रूर आपसे चाहेंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है या बाकी दलों के कमज़ोर होने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है? चाहे बीएसपी देखें, चाहे हम सपा देखें, नेतृत्व क्षमता और अगला चेहरा नहीं है इनके पास। आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया और साथ ही साथ उत्तर भी दे दिया कि मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है और उसके जो संस्थापक है वो अपने आगे किसी और को बढ़ने ही नहीं देते हैं, और नेचुरल सी पार्टी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत हो रही है तो उनका जो संगठनात्मक जो ये कार्यशैली है उसका भी बहुत प्रभाव है। साथ ही साथ जो आपने कहा कि दूसरी पार्टी कमजोर हो रही है तो उसको भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में हेल्प मिल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आपका सामने वाला प्रतिद्वंदी जो है अगर वो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होता है
तो आप आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाते हो। नहीं, सवाल और ये है उसका कि फायदा- हम जब एक संगठन खड़ा करते हैं और हमने बड़े मजबूती से और मेहनत से किसी संगठन को खड़ा किया है, तो हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा कि भविष्य में उस संगठन की कमान हम किसके हाथ में सौंपेंगे। यही तो कमजोरियां साबित हुई हैं दलों की। जी हाँ, और उसके बाद आप देखिए कि ये दल उस मतलब परिवारवाद की जो परंपरा है उससे उभर ही नहीं पाते। देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो वो ग्रांड ओल्ड पार्टी है भारत की, और उसका मतलब जो जितने कार्यकर्ता और जितनी उसकी पहुंच रही है उतना अभी तक भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी उतनी पहुंच नहीं है। आप देखिए कि जो कांग्रेस का इतिहास रहा है बूथ लेवल से लेके कहां नहीं उनकी पहुंच थी। भारत के पूरे भारतवर्ष के हर राज्यों में उसकी सरकार थी। आज उनकी क्या स्थिति हो गई है? फुल फ्लेज गवर्नमेंट मात्र 2 राज्यों में रह गई है, और भारत के 18 राज्यों में एनडीए कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, उनका शासन चल रहा है। तो ये जो उनकी कमियां हुई उसका फायदा जरूर बीजेपी को मिला, साथ ही साथ उनकी नीतियां, उनकी पार्टी पॉलिसी, देश के चलाने के लिए जो नीतियां आई उस को बुनाने में भी बीजेपी ने बहुत बड़ा बाजी मार ली दूसरे दलों के मुकाबले। यूपी का ही देख लीजिए, यूपी में कांग्रेस पार्टी के बाद किसकी सरकार आई? समाजवादी पार्टी या बीएसपी समाजवादी पार्टी को हराती थी, फिर सत्ता में आती थी, समाजवादी पार्टी बीएसपी को हरा के सत्ता में आती थी। लेकिन जो सीधा मुकाबला अगर कहें भारतीय जनता पार्टी से जब हुआ समाजवादी पार्टी का, तो 2 बार उसे मुंह की खानी पड़ी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे ये भी कारण माना जाए कि जिस वोट बैंक पे ये लोग सेंध लगाते थे, उस वोट बैंक के लिए कुछ खास इन्होंने किया नहीं, शायद वो नाराजगी भी इनको झेलने को मिली। देखिए उस वोट बैंक का इन्होंने केवल एक हवा क्रिएट किया। अगर मायावती जी को देख ले तो वो दलित की बेटी कही जाती थी, लेकिन अगर जिस तरीके से दलित का विकास होना चाहिए प्रदेश में वो नहीं रहा। आज भी मायावती जी का तो ये है कि काशीराम जिस विजन को लेके चले थे, जिसको जरूरत है, सर्वेश्वर जी, काशीराम जिस विजन को लेके चले थे वो विजन लेकर आगे नहीं बढ़ पाई ना मायावती, उन्होंने सीमित कर ली पार्टी खुद तक। और उसके बाद दूसरी चीजें इन पार्टियों की जो एक बात रही है फंक्शन करने में, वो है तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन जितनी भी पार्टी हुई सबका एक ही रहा कि हिंदू को जातियों में डिवाइड करो। मायावती जी आई तो बीजेपी नहीं कर रही है क्या? वो बीजेपी को इसका क्रेडिट नहीं जाता है। को लेकर चल रही है बीजेपी पे। हर चुनाव से पहले लगता है, 2019 में भी लगा कि इनके साथ दलित नाराज है, ये नाराज है, वो नाराज है। अभी 2022 में बहुत बड़ा ये छेड़ा गया, 2-4 पार्टी के लोग निकले नहीं कि पार्टी में ओबीसी नाराज है, दलित लोग नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, मतलब हर जाति को दिखाया गया कि बीजेपी से नाराज है। चलिए, एक सवाल बहुत आपने अच्छा पूछा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी रही और लंबे वक्त तक शासन करती रही, फिर आज इतनी दयनीय स्थिति में कांग्रेस क्यों पहुंच गई? प्रदीप जी से ही हम जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, चूंकि संगठन की बात है, कांग्रेस टूटती चली गई। कांग्रेस ने जो भी उनसे नाराज हुए उनको वापस लाने की कोशिश नहीं की। उसको लगा कि इनके जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अक्सर बड़े दल जो है इसी गलतफहमी में रहते हैं और टूटते टूटते टीएमसी बन गई, सीपीआई बन गई, और धीरे धीरे करके आपके जो अपने खास नेता जो 20-20, 25-25 सालों से आपसे जुड़े थे वो तक आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। युवाओं में देखिए सिंधिया चले गए, सचिन पायलट जाते जाते रह गए। ध्यान नहीं दिया जाता है ऐसे मुद्दों पर। और यह भी कहा गया कई बार कि जो आपको राय देने वाले बड़े स्तर पर होते हैं वो कहीं ना कहीं आसपास चापलूस हैं। एक खाई भी खिंची हुई, कई चुनौतियों से जूझ रही। तो इन चीजों पर ध्यान ना देना ही कांग्रेस को कमजोर कर गया। रवि जी देखिए, ऐसा जब आप परीक्षा देते हैं, वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उस विद्यार्थी के बारे में पड़ोसी आपको बताते हैं कि ये इसने पढ़ाई नहीं की, इसने ज्यादा मेहनत नहीं की, इसलिए फेल हो गया। हम बताना चाहते हैं 70 ये पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ। 77 में भी इसी देश में विपक्ष ने कहा था कि इस देश से कांग्रेस समाप्त हो गई और वो पूरी ताकत से उभर कर आए। और सोनिया गांधी पे सवाल, सोनिया गांधी पर सवाल खड़े होते हैं, राजनीति बदल गई, गठबंधन शुरू हो गया। पूरी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए। और हमारी नेता सोनिया गांधी जी पे जब सवाल खड़े होते हैं तो ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने शाइनिंग इंडिया को माफी थी, और एक बार नहीं 2-2 बार माफी थी। हमने 9 से लगातार हमने 2-2 बार माफी थी। और सवाल सोनिया गांधी का नहीं ना प्रदीप जी,
सवाल ये है कि चलिए अगर सोनिया गांधी नहीं तो फिर उनके बाद कौन? बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हमारी नेता सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी तो सवाल क्यों नहीं है? सवाल है। और हमने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 2 बार 2014 से पहले 2 बार हमने शिकस्त दी है, और आने वाले समय में भी आप देखिएगा सर 2 राज्यों तक तो सिमट के रह गए आप, कैसे आगे बढ़ेंगे? हमने चुनाव हारे हैं, लेकिन हम पूरी ताकत से, हम पूरी मेहनत से हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और हमारा विश्वास है कि सर नेतृत्व कौन करेगा? चेहरा कौन है ये तो बताइए ना सर। सोनिया गांधी जी चेहरा है, तो आपको अगर आप चाहिए सोनिया गांधी जी के चेहरे को खारिज कर दीजिए, लेकिन इस देश में सोनिया गांधी के चेहरे को तो 2 टर्नओवर में इस देश में सरकार चलाते हुए देखा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में चेहरा इस देश की आवाम होगी, जो 1000 रुपए में सिलेंडर ले रही है। कांग्रेस की अगुवाई अगर सोनिया गांधी करेंगे तो पूर्ण तौर पर क्यों नहीं स्वीकार कर लेती है अध्यक्ष का पद? चल रही है जो बेरोजगारी चेहरे पर तो मंथन चल रहा है आपकी पार्टी में। निश्चित तौर पर इस तरीके से पूरे प्रदीप जी हवाई बातें मत करिए। प्रदीप जी क्या करें, हवाई बातें हो गई अभी। नहीं हवाई बातें, 105 रुपए का पेट्रोल हवाई बातें हो गई, 52 रुपए का अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लेना सोनिया गांधी, अभी तो स्वीकार नहीं कर रही ना। 20 रुपए का आता 50 में बोल गई, हवाई बातें हो गई। 25% सर अभी संगठन को मजबूत करने और संगठन के चेहरे की बात चल रही है सर। इन मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा क्या? संगठन की अगुवाई कौन कर रहा है प्रदीप जी, उस पर जवाब दीजिए। ये तो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, जिसको आप बुनाना चाहें तो बुनाइए। निश्चित तौर पर जनता निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में सर्वेश्वर जी कुछ कहना चाहते हैं? सर्वेश्वर जी आपकी बात। आप आंकड़ों की बातें करें। इन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार बीजेपी को शिकस्त दी, सही है, बीजेपी ने भी उनको 2 बार शिकस्त दी। उनसे सवाल ये था ही नहीं ना सर्वेश्वर जी, उनसे तो हमने ये पूछा कि अगर अध्यक्ष पद पे कौन बैठ रहा है, वो तो बता नहीं पा रहे। नहीं वो कैसे बताएंगे? हाई कमान जो है वो वही है, 3 आदमी है, उससे आगे बात बनेगी ही नहीं बनेगी। उनसे चेहरा पूछ रहे, वो हमें मुद्दे गिना रहे हैं। प्रदीप जी बोल लेने दीजिए, प्रदीप जी आ रहे हैं आपके पास। प्रदीप जी प्रदीप जी 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रक्रिया क्या है बता दीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है, क्या एक लाइन में सवाल? 1 मिनट सर्वेश्वर जी, 1 मिनट। प्रदीप जी 1 लाइन में सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रक्रिया क्या है, पाठक जी बता दें। चलिए अनीता जी जवाब देंगे इसका। अनीता जी दे देंगे। आपसे सवाल है, क्या चुनावी प्रक्रिया बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता बताइए आप। देखिए आज आपने भी अटल अडवाणी के लिए बोला, फिर आपने नहीं सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर की बातें नहीं, जवाब दीजिए। चुनावी प्रक्रिया के तहत होता बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया पर जवाब दे दीजिए। व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूँ। अरे राष्ट्रीय परिषद के लोग ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं, हमारे परिषद बता दिया, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, नागपुर से चुनाव होता है, ये झारखंड में शांति व्यवस्था नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। यही अधिकार की हमारी बड़ी बात है। अरे जवाब तो दे लेने दीजिए उनको। प्रदीप जी सुनिए, मंडल अध्यक्ष नगर अध्यक्ष को चुनते हैं, प्रांतीय परिषद अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं, राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। हमारे यहाँ अपना एक संविधान है, परंपरा है, कार्यकर्ताओं की हमारे यहाँ किसी पेपर में जाते हैं, पहले साधारण किसी भी पेपर सुनते हैं, किसी मेंबर पेपर सुनते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय का चुनाव होता है। आप बता दीजिए, आप यहाँ राष्ट्रीय चुनाव होगा, लद्दाख के राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव। अरे प्रदीप जी बोल तो लेने दीजिए, ऐसे तो ना हमें कुछ समझ में आएगा ना जनता को कुछ समझ में। आपने अगर कोई सवाल किया तो कम से कम जवाब तो देने दीजिए ना उनको। ऐसे बोलने से क्या फायदा होगा? ऐसे बोलने से क्या फायदा होगा प्रदीप जी? डिबेट का कोई मकसद थोड़ी निकलेगा। हाँ तो उनको बोलने तो दीजिए, आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रही हैं आपका। हमने वही तो कहा, हमारे राष्ट्रीय परिषद होती है, सुनिए तो
अरे सर सुनिए तो। राष्ट्रीय परिषद होती है, राष्ट्रीय परिषद के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। हमारे यहाँ किसी को नहीं बिठा दिया जाता। राष्ट्रीय परिषद के लोग चुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदीप जी आप बोलने नहीं दे रहे हैं। नड्डा जी की रिजर्वेशन क्यों नहीं बताइए? प्रदीप जी आपको मैं बता रहे देखिए आप साफ बोल के बोलिए, आप बड़ी बात है हमारी, साफ बोल के बताइए। देखिए आज अपन तो ना बोलिए, आप मेरी बड़ी बात है। अच्छा बता दीजिए, चलिए प्रदीप जी आप ये बता दीजिए, लल्लू सिंह के बाद कौन? लल्लू सिंह के बाद निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा हमारा राष्ट्रीय नेता तो हमारे प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच नहीं, कौन चेहरा, अगला चेहरा बता दीजिए ना कौन? के बाद प्रदेश अरे आप तो वो देखिए आप मेरी बड़ी बहन, आप मेरी हमेशा कही सुनती है। देखिए और आप बड़ी बहन है, यही सुनना चाहते थे प्रदीप जी को, यही सुनना था। जीवन से आप मेरी बड़ी बहन है, आप मेरे बारे में अब जवाब तो दे दीजिए। चलिए ठीक है, निश्चित तौर पर अधिवेशन होने के बाद अपनी पद की बैठक होगी, बैठक होने के बाद उसमें हमारे देश के नेतृत्व होंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय प्रभारी बैठेंगे और एक देने का चुनाव 5-6 दिन बाद होगा। चलिए इंतजार रहेगा। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी ये बताइए कि आप किस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी, कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी, आप भी अपनी नीति स्पष्ट कर दीजिए। कैसे चेहरा तय करेंगे, किस पर भरोसा जताएंगे, यूपी तक सीमित रहेंगे या आगे बढ़ेंगे वहां से? हमारी इच्छाएं कि हमें अपना आत्मावलोकन करना जी। आत्मावलोकन जब हम करेंगे तो सीधी सी बात है, कहाँ पे हमने हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे ऐसी चीजें थी जो हमारे बूथ जो हमारे कमजोर रह गए, उनके ऊपर हमारा मंथन चल रहा है। और आप जल्दी देखिएगा कि एक सर्व समाज का समावेश, और जिसमें कि पढ़े लिखे अच्छे समाज जो अच्छे लोग हैं उन्हें संगठन में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, पहली चीज। अब मैं एक दूसरी चीज पे आता हूँ। रविंद्र जी देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, जिन जनप्रतिनिधियों के हाथ में पावर होती है कि वो सब संविधान और नियम कानून संसद बैठ बना सकते हैं, उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। संविधान केवल एक चीज है, व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से विचलित नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस। अब आप बताइए, ये कोई क्राइटेरिया है? आप चपरासी सुनते हैं, आप कितनी जांच, कितनी चीजें आप उससे टेस्ट लेते हैं, क्या एजुकेशन सब कुछ देखते हैं। किसान सुधार बिल लेके आए थे, क्या राजनीतिक सुधार बिल लाने की हिम्मत नहीं? अरविंद गुप्ता जी, चूंकि समय का अभाव रहता है तो हम मुद्दों पर ही रहें। पार्टी की मजबूती कैसे तय करेगी? एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमेगी समाजवादी पार्टी की सत्ता, या फिर और कोई चेहरा भी सामने आएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, माननीय अखिलेश जी इस टाइम एक ही चीज पे सबसे ज्यादा मनन कर रहे हैं कि संगठन को मजबूती कैसे दी जाए। इस पे हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं, और केवल ऐसे ही नहीं। ठीक है। अखिलेश जी देखिए, सड़कों पर आप अगर गौर करके देख रहे होंगे, अखिलेश जी इस टाइम सड़कों पर हर जगह मिल रहे हैं। चाहे ललितपुर की घटना हो, चाहे चंदौली की घटना हो, चाहे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद है उनसे मिलने जा रहे हैं। और दूसरी चीज एक आपको बता दूं, लगातार हम लोग मीटिंगें कर रहे हैं, केवल इसलिए और एक सकारात्मक सोच के साथ कि देखिए हमें किसी को हराना नहीं है, हमें किसी पे नहीं कि हमें बीजेपी को हराना है। अरविंद केजरीवाल वाली बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। सर आम आदमी पार्टी ने सबके सामने मिसाल पेश कर दी है, आईना दिखा दिया है बाकी दलों का कि अगर नेतृत्व की क्षमता होगी तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। चूंकि वक्त कम है, सर्वेश्वर जी आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। वर्तमान में 2024 के लिए कौन मजबूत आपको नजर आ रहा है? वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीजेपी का विकल्प किसी पार्टी के पास नहीं है। चाहे एक विपक्ष की राजनीति हो रही है कि सब दल मिलकर बीजेपी को हराने का प्रयास करें। ठीक है, ये कॉमन बात हो गई, ये कॉमन बात हो गई। लेकिन क्या कोई मूल मंत्र है विपक्षी दलों के लिए जो आप देना चाहें कि विपक्षी दल अगर इस तरफ सोच ले तो हरा सकते हैं? देखिए, विपक्षी दलों के लिए मूल मंत्र यही है कि वो अपनी पार्टी प्रेसिडेंट से अलग इतर सोचे, और अगर बीजेपी को हराना है तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे एक
एक मत से आना पड़ेगा। इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जितने भी पार्टी के प्रेसिडेंट है सब प्रधानमंत्री मतलब जो सेंट्रल नेतृत्व में है, सेंट्रल में प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं अपने आप को। अगर टीएमसी की बात कर ले तो ममता बनर्जी है, उधर एनसीपी की बात कर ले तो शरद पवार है, इधर अपने यूपी से देख लीजिए तो अखिलेश यादव जी है। तो ये जो परिपाटी है ना, इससे जब तक नहीं निकलेगी विपक्षी तब तक बीजेपी का विकल्प कोई नहीं होगा। और बीजेपी 2024 में बड़ी ही मजबूत स्थिति में है। उसको हराने के लिए इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को, और अपने जो उनका जो स्ट्रेटेजी है उसमें अमूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी ये जीत पाएंगे, नहीं तो कभी पॉसिबल नहीं है बीजेपी को हराना। एक मंच पे एक सोच के साथ एक नीति एक नियत ये होना चाहिए, तभी जीत तय हो पाएगी, तभी बीजेपी को मात दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ईगो सबको हर्ट करती है। हर दल का नेता खुद को दूसरे से बड़ा साबित करना चाहता है, और जब तक ये स्थिति बनी रहेगी बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी कई चुनौतियां हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अगला चेहरा अध्यक्ष पद के लिए कौन तय करेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले लोकतंत्र में फिर किसी बड़े मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।